नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 17 अगस्त 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से आर्टिकल हैं, उसका हेडलाइन देख लेते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है। ट्रिपोली किस कंट्री में है? लीबिया। लीबिया किस कॉन्टिनेंट में है? कहाँ पे, वहां पे सी कौन सा है? ये सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैबिनेट ने अभी 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को 169 सिटीज के लिए पास कर दिया है, जिससे कि हमारा जो है नेट कार्बन इमिशन जो है वो जीरो हो सके। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक अनवील किया है, जिसमें हम जेंडर के लिए स्टीरियोटाइप जो भी पूर्व धारणाएं रखते हैं लिंग से संबंधित, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक अनवील किया है। ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारा भी नया डीपीडीपी एक्ट आया है 2023, उसके अनुसार क्या क्या नई नई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जो पहले का डिजिटल प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाया गया था, वो क्यों इससे थोड़ा बेहतर था, तो इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है न्यू बिल्स एंड प्रिंसिपल कोर्स फॉर सिविल लॉ रिफॉर्म्स। 3 लॉ है, उसको सरकार रिफॉर्म कर रही है जो ब्रिटिश काल के हैं। ठीक है। और उसके जगह पे भारत अपने नाम से नया रूल बना रही है। ठीक है। उसके बाद एक है कोशिना माने, एक स्कीम चलाया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, जिससे कि जो महिलाएं काम करती है या मजदूरी करती है, उनके बच्चों के देखभाल के लिए यह स्कीम है। इसको भी विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है ट्राइपोली। ट्राइपोली कहाँ है? तो ट्राइपोली लीबिया में है। यहाँ पे ये आज के न्यूज में आया है कि वहां पे क्लैश चल रहा है, जिसमें 55 लोगों की मौत हो गई है और 146 लोगों की गंभीर रूप से घायल हैं। तो इसी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है ट्रिपोली कहाँ है? लीबिया में। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है, क्योंकि यहाँ आजकल देखिए, अब 2-3 सालों से जो ट्रेंड है यूपीएससी का ना, वो लगातार अफ्रीकन कंट्री से ज्यादा सवाल कर रहा है। ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए, ये मेडिटेरियन सी है, जो हर एक बार यहाँ से सीरिया, जॉर्डन हो गया, इसराइल हो गया, इस क्षेत्रों से बहुत सवाल आते हैं। रेड सी हो गया। ये याद रख लीजिएगा कि ट्राइपोली जो है वो लीबिया के कंट्री का हिस्सा है, और ये गल्फ ऑफ सिड्रा के पास है, और ये मेडिटेरियन सी के पास है। ठीक है। इसका वर्ल्ड लोकेशन भी देख लीजिए और इसका कंट्री का लोकेशन भी देख लीजिए। ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, नॉर्थ में है। ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। अभी कैबिनेट सरकार ने 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को पास किया है, जो 169 सिटीज में चलाई जाएगी, जिससे कि हमारा जो है नेट कार्बन एमिशन को जीरो करने की बात चल रही है। नेट कार्बन एमिशन का मतलब होता है कि जितना कार्बन एमिशन हम लोग करते हैं, और कोई कार्य ऐसा करे जिससे कि वो कार्बन का अब्जॉर्प्शन हो जाए, तो नेट जीरो पे आ जाए हमारा फाइनल कार्बन एमिशन, तो इसी को कहते हैं नेट कार्बन एमिशन। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री ई बस मतलब इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना का अनुमानित जो बजट है वो 57,613 करोड़ है, जिसमें से केंद्र 20,000 करोड़ प्रदान करेगा, और संगठित बस सेवाओं को, शहरों को हरित गतिशीलता बुनियादी ढांचा मिलेगी। मतलब कि जो मोबाइल चार्जिंग स्टेशन होता है ना, उसी की बात कर रही है यहाँ पे। गतिशीलता का मतलब मोबाइल। ठीक है। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश भर में सिटी बस सेवाओं में 10,000 बसें जोड़ने और बिना संगठित बस सेवाओं वाले शहरों पर, जो मतलब कि जिन सिटीज में अभी वहां मोबाइल चार्जिंग की सुविधा या फिर ई बसेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, वहां पे डेवलप किया जाएगा। ठीक है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि शहरी बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए इस योजना को मंजूरी दिया गया है। ई बस कोई भी बस होती है जिसकी प्रणोदन और सहायक प्रणालियां विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन बिजली स्रोत द्वारा संचालित होती है, मतलब कि ये इलेक्ट्रिक होती है, इससे कार्बन एमिशन नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री ई बस सेवा जो है वो योजना की, ये सब देख चुके हैं हम लोग। उसके बाद पहले खंड में है सरकारों के लिए नई बसों का समर्थन करने के लिए डिपो के लिए, जहां पे बस स्टैंड होता है वहां पे चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए विकसित किया जाएगा। ये पहले चरण में किया जाएगा, जिसमें सब स्टेशन जैसे मीटर के पीछे बिजली की बुनियादी ढांचों का निर्माण कराना भी शामिल है। वहीं दूसरे कदम जो हमारे होंगे वो
बस प्राथमिकता, बुनियादी ढांचा, मल्टी मॉडल, इंटरचेंज सुविधाएं, उसके बाद स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली और चार्जिंग बुनियादी ढांचे पर भी केंद्रित रहेगा। और यहीं पे अगला आर्टिकल है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अभी एक हैंडबुक अनवील किया है जो हमारे लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर करने हेतु ये हैंडबुक दिया गया है, जिससे कि इनका कहना है कि जो न्याय व्यवस्था में भी जो हमारा पुराना पूर्व धारणा है महिलाओं के प्रति या और भी लिंग के लिए, जैसे एलजीबीटी आ गए, तो इनसे संबंधित नए एक हैंडबुक का अनवील किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिससे कि हम अपने पूर्व धारणाओं को समाप्त कर सके और जो भी न्याय या जो भी निर्णय लें वो निष्पक्ष तरीके से लिया जाए। ठीक, इसको विस्तार से देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कानून से लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए हैंडबुक का अनावरण किया है। इसमें कैरियर महिलाएं, वुमेन हु इज डिवोटेड टू परस्यूइंग अ प्रोफेशनल करियर, ठीक है, वो करियर महिलाएं होती है जो अपने करियर में संबंधित होती है। यहाँ पे गिरी हुई, यहाँ पे फॉलन लिखा गया है और फॉलन वुमेन मतलब कि जो महिलाएं प्रोस्टिट्यूशन जैसे कार्यों में संलिप्त होती है। ठीक है, वहीं वफादार या आज्ञाकारी पत्नी, इन सभी वर्डों का ना बेहतर तरीके से इसमें विश्लेषण किया गया है। जो हैंडबुक का अभी अनावरण किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसमें इन्हीं बेहतर वर्डों का बेहतर तरीके से विश्लेषण किया गया है, जिससे कि समाज के सभी लोगों को और जो भी न्यायालय से संबंधित है, न्याय से संबंधित है, सभी अधिकारियों को एक सही जानकारी हो सके हर एक वर्ड के बारे में, जिससे कि उन्हें पूर्वाग्रह, जो लैंगिक संबंधित पूर्वाग्रह है, उसकी समाप्ति हो सके। वही बोला जा रहा है आज्ञाकारी पत्नी, छेड़छाड़, उभय लिंग, इन सभी टर्म्स का बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन शब्दों को और अन्य शब्दों को लिंग अन्यायपूर्ण शब्दों के रूप में पहचाना है, जो अक्सर भारतीय अदालतों में सुने जाते हैं। बुधवार को जारी एक नए हैंडबुक में शीर्ष अदालत ने सही शब्दों की पेश की, जिसका उपयोग इसके बजाय किया जाना चाहिए। जो पहले जो शब्द यूज हो रहा था वो अब इन शब्दों के से प्रतिस्थापित किया जाए, बदल दिया जाए, जिससे कि इसका जो उपयोग हो वो सही हो सके। वहीं महिला, पत्नी, सड़क पर यौन उत्पीड़न और इंटरसेक्स जैसे शब्दों को भी शामिल किया गया है। वहीं लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने पर 30 पेज की जो हैंडबुक का उद्देश्य न्यायपालिका और कानूनी समुदाय को निर्णयों, आदेशों और अदालती दलीलों में लैंगिक रूढ़िवादिता भाषा के यांत्रिकी अनुप्रयोग से मुक्त करना है। जो न्यायिक निर्णय लेने में पूर्व निर्धारित रूढ़िवादिता न्यायाधीशों के प्रत्येक मामलों को उसकी योग्यता के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने के कर्तव्यों का उल्लंघन करता है। जो रूढ़िवादिता होता है या पूर्वधारणाएं होती है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करती है। इसी के लिए यह नया हैंडबुक लाया गया है, जिससे कि लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त किया जा सके। अब देख लेते हैं, ये मेनली डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए है, जो भी 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसी से संबंधित अभी हम बात करेंगे। इसमें कहा जा रहा है आर्टिकल में राइटर के द्वारा कि 2017 में पहली बार पुट्टास्वामी केस में कहा गया था कि जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, आर्टिकल 21 के अनुसार इसमें कहा जाता है निजता के अधिकार के बारे में। पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, जो 2017 में आया था मामला, इसमें निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था। वहीं निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक हिस्सों के रूप में संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटी देता है। ठीक है, वहीं भूल जाने के अधिकार के बारे में भी गया है। यह एक व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अपनी व्यक्तिगत जानकारी को इंटरनेट सर्च, डेटाबेस, वेबसाइट या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से हटाने का अधिकार देता है, जब संबंधित व्यक्तिगत जानकारी जो आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती है तब। ठीक है, जब हमें जरूरत नहीं है तो मैं उसे हटा सकता हूँ। उसके बाद गूगल स्पैम मामला। गूगल स्पैम मामले में यूरोपीय संघ न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में दिए गए निर्णय के बाद से भूल जाने के अधिकार का महत्व भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब देख लेते हैं जो हमारा नया वाला
डीपी डीपी बिल है, इसका प्रावधान क्या क्या है, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे डिजिटल डाटा। व्यक्तिगत डाटा कोई भी डाटा है जिसके द्वारा यह जिसके संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, जैसे नाम या पता, उसे कहते हैं व्यक्तिगत डाटा। वहीं व्यक्तिगत डेटा पर व्यक्तियों के अधिकार, तो संग्रह और प्रसंस्करण के लिए, मतलब कि स्टोरेज और उसका प्रोसेसिंग यूज करने के लिए व्यक्तिगत सहमति आवश्यक है। वहीं व्यक्तियों को सहमति वापस लेने और डेटा मिटाने की मांग करने का भी अधिकार है। इसमें कहा जा रहा है, विधेयक में कहा गया है कि व्यक्ति भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में, कितने, 22 भाषा है, ठीक है, आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे कहा गया है 2022 का जो विधेयक है उसमें 7 सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें पहला सिद्धांत है व्यक्तिगत डेटा का उपयोग वैध, निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। वहीं व्यक्तिगत डेटा का उपयोग केवल उसके इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। डेटा न्यूनतमकरण पर जोर दिया गया, कम से कम डेटा का उपयोग हो किसी व्यक्ति का। फिर संग्रहण के दौरान डेटा सटीकता महत्वपूर्ण है। वहीं व्यक्तिगत डेटा को अनिश्चित काल तक संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए, सीमित भंडारण अवधि अनिवार्य है। मतलब 7 दिन, जैसे देखते हैं ना व्हाट्सएप में ऑप्शन आता है कि 7 दिन में आपके मैसेज डिलीट हो जाएंगे, या 15 दिन या 1 मंथ, उसी तरह से इन्हें भी ये तरीका अपनाना चाहिए। सुरक्षा उपायों को अनधिकृत डेटा संग्रह या प्रसंस्करण को रोकना चाहिए। जो अनऑथराइज्ड या अनरजिस्टर्ड जो अनेक तरह की कंपनियां हैं जो डेटा का मिसयूज करती है, उन कार्यों को रोकना चाहिए। वहीं जवाबदेही डेटा प्रोसेसिंग, उनका उद्देश्य और साधन निर्धारित करने वाली इकाइयों पर निर्भर करता है। वहीं डेटा सिद्धांत और डेटा प्रत्यय बिल जो है वो डेटा प्रिंसिपल को उस व्यक्ति के, मतलब कि जिसका डेटा है, के रूप में परिभाषित करता है जिसका डेटा एकत्र किया जाता है। डेटा फिड्यूसरी, मतलब कि उदाहरण के लिए फेसबुक को डेटा प्रोसेसिंग को नियंत्रित करने वाली इकाई, मतलब कि जो फेसबुक हो गया वो डेटा फिड्यूसरी हो गया, और जो व्यक्ति हो गया वो डेटा प्रिंसिपल हो गया। डेटा प्रोसेसिंग को नियंत्रित करने वाली इकाइयों के रूप में परिभाषित किया, और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता अभिभावकों को डेटा रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। फिर आ जाते हैं एक स्वतंत्र नियामक का निर्माण। महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी जो पर्याप्त व्यक्तिगत डेटा को संभालने और विशिष्ट मानदंडों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे। उन्हें एक डेटा सुरक्षा अधिकारी, एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करना होगा। वहीं सीमा पार जो इंटर बॉर्डर जो ट्रांसफर होता है डेटा, यह विधेयक मजबूत डेटा सुरक्षा उपायों के लिए निर्दिष्ट देशों के सीमा पार डेटा हस्तांतरण की अनुमति देता है। यही तो सबसे बड़ी बात है कि यह अनुमति देता है, जहां भारत सरकार भारतीयों को डेटा तक पहुंच सकती है। यह पिछले बिल से हटकर है जिसमें स्थानीय डेटा भंडारण आवश्यकताओं को अनिवार्य किया गया था। यहाँ पे ये विदेशों में भारतीय डेटा को स्टोर किया जा सकता है। वहीं शिकायत का निवारण, फिर अनुपालन लागू करने के लिए एक डेटा सुरक्षा बोर्ड की स्थापना की गई है। यदि डेटा फिड्यूसरी की प्रतिक्रिया असंतोषजनक, जैसे अभी फेसबुक की बात कहें वही डेटा फिड्यूसरी है, तो उपभोक्ता इस बोर्ड के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। वहीं दंड किस तरह के दिए जाएंगे, तो डेटा उल्लंघन के खिलाफ उचित सुरक्षा उपायों की कमी वाले संस्थानों को 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माना का सामना करना पड़ता है। फिर प्रस्तावित डेटा संरक्षण बोर्ड पर्याप्त गैर अनुपालन के लिए 1000 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकता है। वहीं छूट क्या क्या है, बिल अनुपालन बोझ के बारे में स्टार्टअप की चिंताओं को संबोधित करते हुए उपयोगकर्ता संख्या और डेटा मात्रा के आधार पर व्यवसायों के लिए छूट सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत के हितों की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी एजेंसियों की छूट बरकरार है। वहीं जो नॉन पर्सनल है, गैर व्यक्तिगत डेटा, विधेयक में मांगे जाने पर सरकार को गैर व्यक्तिगत डेटा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है बिना किसी सीमितता के। तो ये सारी चीजें थी, इसमें कुछ बातें और देख लेते हैं। अब ये क्या क्या प्रभावित करता है, सबसे बड़ी बात देखते हैं कि प्रभाव क्या क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये आरटीआई को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ
व्यक्तिगत जानकारी की छूट है, उसके बाद पारदर्शिता की कमी है, उसके बाद व्यक्तिगत जानकारी पर पूर्ण प्रतिबंध है बिना उसके कंसेंट के, उस व्यक्ति के। उसके बाद ये डिनायल कर सकता है, मतलब कि इनकार कर सकता है। तो जैसे कि व्हाट्सएप एक बार अभी हाल में नोटिफिकेशन दिया था कि अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो वही हुआ डिनायल, मैंने आज तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया, फिर भी व्हाट्सएप चल ही रहा है। उसके बाद अपवादों का अनेक बोझ, यह परिवर्तन सार्वजनिक हित के नुकसान से अधिक होने पर पहुंच की अनुमति देने वाले प्रावधान को प्रभावित नहीं करता है, मतलब कि ये सार्वजनिक हित में पहुंचा जा सकता है। ये तो जरूरी ही है, बहुत से क्राइम होते हैं तो उसके लिए तो किसी को एक्सेस करना सरकार के द्वारा जरूरी है। यहाँ पे एक और बात है अकेले रहने का अधिकार के बारे में। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति समाज से हट रहा है, यह एक प्रकार की अपेक्षा है कि समाज व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्पों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि वह दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राइटर यहाँ पे कहते हैं कि सितंबर 2018 में निजता के मौलिक अधिकार पर अपने फैसले के लगभग एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्यक्रम को बरकरार रखा, लेकिन सीमितता दे दी। पहले मैंडेटरी हो गया था, परंतु बाद में ये वैकल्पिक हो गया कि जरूरी नहीं कि हर एक जगह आपको आधार ही देना पड़े। फिर जब तक कानून एक प्रभावी डेटा सुरक्षा ढांचे को अनिवार्य नहीं करता तब तक यह खोज जारी रहेगी, क्योंकि हमारे पास जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो पूर्णतः प्रभावी नहीं है अभी हमारे सिस्टम में। तो इसी के लिए कहा जा रहा है राइटर के द्वारा एक ही बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता है जो प्रयास करे इसमें संशोधन करके इसे पूरा किया जा सके डीपीडीपी में। क्योंकि स्वतंत्रता और गरिमा की तरह ये हवा की तरह क्षणभंगुर है। अगर आपका विश्वास ही खत्म हो जाएगा तो स्वतंत्रता और गरिमा अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए राइटर कहते हैं स्वतंत्रता और गरिमा हवा की तरह क्षणभंगुर है। भारत को डिजिटल अधिनायकवाद पर व्यापक संवैधानिक पुनरुद्धार की आवश्यकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल कि अभी भारत सरकार जो पुराने क्रिमिनल लॉज हैं उसे रिफॉर्म करने की बात कर रही है। उसके लिए 3 लॉज को चुना गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए, अर्थात भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक संहिता 2023। ये 3 विधेयक को लाया जा रहा है। पुराने 3 विधेयक को जो हमारे आईपीसी थे, आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह इन तीनों विधेयकों को लाया जा रहा है। तो इसमें क्या क्या बातें हैं? पिछले कानून से संबंधित मुद्दे, ब्रिटिश विरासत, ये ब्रिटिश काल का है। तो पुराने कानून ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अवशेष थे जो भारत की न्याय प्रणाली पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए बनाया गया। वहीं दंडात्मक दृष्टिकोण, पुराने कानूनों का ध्यान नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के बजाय दंड देना था। ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है, क्योंकि उस समय उसे इस राज्य पे नियंत्रण रखना था, यहाँ के लोगों पे नियंत्रण रखना था। ठीक है, उसके बाद बहुत पुराने हो गए, बहुत समय बीत गया, अब 1860 का बात है। तो अभी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, डिजिटलाइजेशन आ गया, नए नए रिफॉर्म्स आ गए, मानसिकता का इतना तेजी से विकास हो रहा है, सोशल मीडिया आ गया, जिससे कि हम अपनी अभिव्यक्ति की बहुत बेहतर तरीके से इन अनेक प्लेटफॉर्म पे जाहिर कर सकते हैं। तो बहुत पुराना हो गया। 19वीं शताब्दी में बनाए गए कानून आधुनिक सामाजिक मानदंड, प्रौद्योगिकी या न्याय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। फिर कम सजा दर, पुराने कानूनों ने कम सजा दर और न्याय में देरी में योगदान किया है। मतलब कि ये पुराने जो कानून है इसमें सजा दर भी कम होती है और इसमें न्याय भी जल्दी नहीं हो पाता, जिससे कानूनी प्रणाली जो है वो जनता का विश्वास को कम करता है। फिर लैंगिक असंवेदनशीलता, पुराने कानून महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को अपर्याप्त रूप से संबोधित करते थे, मतलब कि उसे बहुत हल्के में लेते थे, जो एक असंवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। वहीं पिछले कानून से मुद्दे जो हैं उसके आगे देख लेते हैं। जो जटिल प्रक्रियाएं हैं, जो पुराने जो हमारे कानून थे उसमें जटिल प्रक्रियाएं थी, जैसे बोझिल प्रक्रियाएं
कागजी कार्रवाई, अब तो डिजिटलाइजेशन आ गया, हर चीज डिजिटल हो गया है, के कारण कारण मुकदमों में देरी हुई और आपराधिक न्याय प्रणाली में अक्षमताएं पैदा हो गई, जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में केस पेंडिंग हो गए। वहीं शक्तियों का दुरुपयोग, अधिकारियों द्वारा व्यक्तियों को लक्षित करने और नागरिक स्वतंत्रता को कम करने के लिए कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है, जैसा कि राजद्रोह के आरोपों का दुरुपयोग। वहीं पीड़ित फोकस का अभाव, पीड़ितों को सहायता और न्याय प्रदान करने के बजाय अक्सर कानूनी बारीकियां, यहाँ पे कह सकते हैं कानूनी बारीकियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वहीं तकनीकी एकीकरण का अभाव, पुराने कानूनों में आधुनिक तकनीक के उपयोग के प्रावधानों का अभाव रहा है, जिससे कि कुशल जांच सही तरीके से, फोरेंसिक और नए नए जो टेक्नोलॉजी आ गए हैं उसका जांच सही तरीके से नहीं हो पाता है, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हो पाई है बहुत से लोगों को अभी तक, साक्ष्य प्रस्तुति में भी बाधा आती है। वहीं सीमित दायरा, कानून साइबर अपराध, आतंकवाद और संगठित अपराध जैसे समसामयिक जो वर्तमान के करंट मुद्दे हैं को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में भी विफल रहता है। तो इन ही मुद्दों को समाधान के लिए जो 3 ब्रिटिश समय के कानून हैं उसे प्रतिस्थापित कर कर नए समय के, नए समाज के अनुसार नया कानून लाया जा रहा है। तो ये जो नया कानून है उसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। तो प्रावधान क्या है? भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023, वहीं भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। ये किसके स्थान पर लाया जा रहा है? तो भारतीय न्याय संहिता विधेयक जो है वो भारतीय दंड संहिता 1860 पे लाया जा रहा है, उसके स्थान पे इसे लाया जा रहा है, ठीक है। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के स्थान पे लाया जा रहा है, और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पे लाया जा रहा है। केंद्र में फोकस किस पे रहेगा? तो न्याय उन्मुख भारतीय लोकाचार को दर्शाना, नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाना और साक्ष्य प्रस्तुतिकरण को आधुनिक बनाना, जिससे कि साक्ष्य को मिटाना आसान न हो पाए और जो भी आरोपी है उसे एक निश्चित और निष्पक्ष सजा दी जा सके। इसमें धाराएं कौन कौन सी है? तो भारतीय न्याय संहिता विधेयक में 356 अनुभाग जो है वो 511 के स्थान पे आएगा। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 में 533 अनुभाग जो है वो 160 परिवर्तित करेगा। वहीं भारतीय साक्ष्य विधेयक जो 2023 है वो 170 अनुभागों को प्रतिस्थापित करेगा 23 से, ठीक है। महिलाओं और बच्चों के लिए क्या क्या प्रावधान है? तो शादी, रोजगार आदि के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाना एक नया अपराध बना दिया गया है, ठीक है। वहीं बच्चों को अपराध में शामिल करना दंडनीय बना गया है। उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक में संरक्षण और अपराधों में प्राथमिकता दी गई है। वही डिजिटल एकीकरण, मतलब कि डिजिटल इंक्लूजन, तो दस्तावेजों को अब डिजिटलाइज किया जा रहा है, तो दस्तावेजों की विस्तृत परिभाषा दी जाएगी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे सरकार के। वहीं प्रतिक्रियाओं का डिजिटलीकरण, जो भी प्रोसेस होगा उसे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे साझा किया जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, ये सारे साक्ष्य भारतीय साक्ष्य विधेयक में उपयोग के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हो गया, स्वीकृति दस्तावेज हो गया, में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्डिंग, ईमेल आदि सभी शामिल है। वहीं शीघ्र परीक्षण, तुरंत जल्द से जल्द इसका सारा टेस्टिंग चेक किया जाएगा। सारांश परीक्षण, समय सीमा, सुनवाई में तेजी लाई जाएगी। छोटे मोटे अपराधों के लिए सारांश समरी सुना जाएगा, ठीक है। पूरा केस सुनने में बहुत समय चला जाता है, जबकि उसका निर्णय बहुत छोटा होता है या केस बहुत छोटा होता है। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद जांच के लिए 90 दिन की अवधि तय करना। द्वारा गवाह सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। पहली बार के अपराधियों के लिए अधिकतम सजा का 1/3 हिस्सा काटने के बाद जमानत दिया जाएगा, ठीक है। वहीं पीड़ितों का सहयोग, पीड़ित सहायता की अनिवार्य स्थिति में अद्यतन दिया जाएगा, मतलब कि सहयोग किया जाएगा। फिर सुरक्षा, समय पर जानकारी, पुलिस द्वारा तलाशी व जब्ती अभियान की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। आधुनिकीकरण सजाएं, जैसे नए अपराधों, साइबर अपराधों पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं आतंकवाद और संगठित अपराध, जैसे पहली बार आतंकवाद की नई परिभाषा, संपत्ति जब्ती,
वहीं सशस्त्र विद्रोह, अलगाववादी गतिविधियां, संगठित अपराध इत्यादि को अलग अलग अपराध बनाया गया है। मॉब लिंचिंग को स्पष्ट रूप से अपराध बना दिया गया है। वहीं गिरोह के जो लोग गिरोह बना के अपराध करते हैं, वहीं गिरोह के खिलाफ कठोर प्रावधान किए गए हैं। ये नए नए सब कानून शामिल किए जा रहे हैं, ठीक है। वहीं संगठित अपराधों को परिभाषित करने और उसका समाधान करने का भी इस कानून में शामिल किया गया है। वहीं जो भगोड़े परीक्षण होते हैं, भगोड़ों के लिए अनुपस्थिति में मुकदमा किया जाएगा। अनेक तरह के जो लोग अभी पैसे लेके विदेश भाग जाते हैं, तो अच्छे तरीके से नियंत्रित किया जाएगा। वहीं प्राथमिकी क्या है, तो जीरो एफआईआर, ईएफआईआर की शुरुआत, ठीक है। वहीं जीरो एफआईआर ईएफआईआर की जगह की शुरुआत है। वहीं सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में शुरू करना है। वहीं एफआईआर, आरोप पत्र आदि का अनिवार्य डिजिटलीकरण किया जाएगा। एफआईआर का भी डिजिटलीकरण किया जाएगा और जो आरोप पत्र होगा, चार्जशीट दाखिल होता है, उसको भी अब डिजिटलाइज किया जाएगा। वहीं 7 या अधिक वर्षों की सजा वाले अपराधियों के लिए फोरेंसिक सेवाओं का अनिवार्य उपयोग किया जाएगा। वहीं राजद्रोह के मुद्दे को निरस्त किया जाएगा। तो ये था पूरा 3 नए विधेयक के प्रमुख प्रावधान। और जो भी समस्या है आप मुझे कमेंट करके बताएं और भी अच्छे से क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है राइटर के द्वारा, नए कानून का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और आधुनिक चुनौतियों का समाधान करते हुए न्याय वितरण तेजी से लाना है, ठीक है। वे केवल सजा के बजाय जवाबदेही, डिजिटलीकरण और न्याय पर जोर देते हैं। मई 2020 में आपराधिक कानून के क्षेत्र में सुधारों का प्रस्ताव देने के लिए रणवीर सिंह के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई थी, ठीक है। यह है पूरा का पूरा तीनों कानून का विवरण। अब और एक मामला देख लेते हैं कि अभी कर्नाटक सरकार ने कोशीना माने नामक स्कीम लाई है, ठीक है। इसका मुख्य मतलब है कि जो मजदूर महिलाएं हैं, उनके जो नवजात बच्चे, उन्हें रखने के लिए एक निश्चित तैयारी की जा रही है कोशीना माने के रूप में। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि ये जो मजदूर महिलाएं, जो वर्किंग महिलाएं हैं, इनका कार्य दक्षता और बेहतर हो सके। तो कुशीना माने, ग्रामीण इलाकों में जल्द ही कुशीना माने क्रेन शुरू होंगे। कामकाजी महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल के लिए शहरी क्षेत्रों में चालू क्रेन सुविधाएं जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू होगी। मतलब शहरी क्षेत्रों में ऑलरेडी ये कुशीना माने चल रही है, ठीक है। कुशीना माने मतलब कि बाल गृह नाम के इन क्रेन से ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी माताओं को काम पर दूर रहने के दौरान अपने शिशुओं की स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण में देखभाल करने में मदद मिलेगी। वहीं कुशीन माने सुविधाओं का लाभ कौन उठा सकता है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन्हें मनरेगा से अनुदान के साथ खोलने की योजना बनाई है। शुरुआत में 15 साल के भीतर राज्य के 1000 गांव में शिशु देखभाल केंद्र शुरू करने का लक्ष्य है। सबसे पहला लक्ष्य है कि 15 साल के भीतर कम से कम 1000 गांव के शिशुओं का देखभाल किया जाए। वहीं कुशीन माने सुविधाओं का लाभ कौन उठा सकता है, तो अधिकारियों के अनुसार शुरुआत में यह निर्धारित किया गया था कि मनरेगा के तहत कार्यरत महिला मजदूरों को डे केयर, मतलब कि दिन में जो ध्यान देने के लिए जो अभी शिशु गृह खुला है, केंद्र का उपयोग करने के लिए दिया जाएगा। बाद में ग्राम पंचायतों की सभी महिलाओं को यह सुविधा देने का निर्णय लिया गया। मतलब कि शुरुआत में सिर्फ मनरेगा वालों के लिए यह उपलब्ध था, लेकिन बाद में ग्राम पंचायत की सभी महिलाओं के लिए यह उपलब्ध कर दिया गया। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी माताएं अपने शिशुओं को इन केंद्रों पर छोड़ सकती हैं। कुशीना मान आंगनबाड़ी केंद्रों से अलग है, जो 3 से 4 और उससे अधिक उम्र के बच्चों की देखभाल करते हैं। कुशीना माने 1 वर्ष तक के छोटे शिशुओं को प्रवेश देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट समझ लिया कि कुशीना माने जो है वो 1 वर्ष तक के, मतलब कि कम से कम 1 वर्ष का वो बच्चा होना चाहिए, 1 वर्ष से कम का बच्चा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। और जो 3 से 4 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों की भी देखभाल करते हैं। शिशुओं की देखभाल के लिए मनरेगा कार्ड वाली एक महिला को नियुक्त किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि शिशुओं को पौष्टिक भोजन भी परोसा जाएगा। कोशीन माने बाल देखभाल केंद्र की स्थापना के लिए ग्राम पंचायतों के अंतर्गत सरकारी भवनों को
चिन्हित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उडुपी में अतिरिक्त स्थान के साथ 22 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों की पहचान की गई है। डीके और उडुपी के सहायक जिला कार्यक्रम समन्वयक किशन राव और विजय श्याम ने कहा कि डीके में उपयुक्त परिसर की पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये थे आज के कुछ बहुत अच्छे आर्टिकल्स थे, खास के डिजिटलाइजेशन और जो नए रिफॉर्म्स आए हैं अभी क्रिमिनल लॉ के लिए, वो 3 रिफॉर्म्स वो बहुत अच्छे थे। उसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और उसके नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है? तो कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएँ और मेरे वीडियो को ज़्यादा-ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? थैंक यू।